अच्छा जी, पर्पस ऑफ द स्टडी 3 है, एक्सप्लोरेटरी है, डिस्क्रिप्टिव है और हाइपोथेसिस टेस्टिंग है। पहले चीजों को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं रिसर्च के थ्रू। पर्पस ऑफ स्टडी में आपने कोई प्रॉब्लम है उसमें एक्सप्लोर करना है चीजों को, वो एक्सप्लोरेटरी स्टडी है। दूसरा आपके पास डिस्क्रिप्टिव स्टडी है, जिसमें आप डिस्क्राइब करते हैं वेरिएबल्स के इंटरेस्ट को, कैरेक्टरिस्टिक्स को। वो जिसमें आप कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखते हैं वो डिस्क्रिप्टिव स्टडी हो जाता है। उसके बाद आपके पास हाइपोथेसिस टेस्टिंग स्टडी है, जिसमें आप हाइपोथेसिस बनाते हैं और दो चीजों के दरमियान में रिलेशनशिप है, उनका डिफरेंस है। और जैसे आपने कहा ना कि इफ और देन स्टेटमेंट है, सिग्निफिकेंट पॉजिटिव रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है नहीं करता, कि आपके पास किसको शो करता है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो तीन पर्पस है, एक एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है, दूसरा आपके पास डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है और तीसरा जो है वो आपके पास जो है वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग। फिर उसके बाद आपके पास जो है वो इन्वेस्टिगेशन करने के जो तरीकेकार है, आप कॉजल स्टडी भी कर सकते हैं, यानी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप निकालते हैं। उसके अलावा आपके पास को रिलेशनल स्टडी है, जैसे स्मोकिंग जो है वो कैंसर कॉज करती है, ये कॉजल स्टडी है, ठीक है। और जो को रिलेशनल स्टडी है उसमें हम रिलेशनशिप चीजों का जो है वो निकाल रहे होते हैं, इसे हम लोग को रिलेशनल स्टडी कहते हैं। उसके बाद आपके पास दो तरह की स्टडी सेटिंग्स है, एक आपके पास कॉन्ट्रीव सेटिंग है और एक आपके पास नॉन कॉन्ट्रीव है। कॉन्ट्रीव मतलब आर्टिफिशियल सेटिंग है, क्लोजली रिलेट करता है आपकी कॉजल स्टडी के साथ, और इसमें जो है वो आप जो है वो आर्टिफिशियल स्टडी के अंदर जो है वो चीजों को स्टडी कर रहे होते हैं, ये हमारे पास कॉन्ट्रीव्ड है। जबकि जो नॉन कॉन्ट्रीव्ड है, जो नेचुरल एनवायरनमेंट में आप चीजों को स्टडी करते हैं, वो आपके पास जो है वो नॉन कॉन्ट्रीव स्टडी होती है। उसके अलावा फील्ड स्टडी है, जिसमें आप फील्ड में ऑर्गेनाइजेशन में आप करते हैं, उसे हम फील्ड स्टडी करते हैं। और इसमें फील्ड एक्सपेरिमेंट है, जिसके अंदर आप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एक नेचुरल एनवायरनमेंट में जाकर फाइंड आउट करेंगे, इसे हम फील्ड एक्सपेरिमेंट करते हैं। फिर आप पॉपुलेशन में यूनिट ऑफ एनालिसिस में आप एम्प्लॉयज को देख सकते हैं, 2 पर्सन है उनको देख सकते हैं, ग्रुप्स को देख सकते हैं और ऑर्गेनाइजेशंस को ग्रुप्स हैं। फिर आपके पास टाइम हॉरिजॉन के लिहाज से देखें तो क्रॉस सेक्शनल स्टडी होती है और लॉन्गिट्यूडनल स्टडी होती है। अगर आप एक सिंगल पॉइंट पे लें उसे हम क्रॉस सेक्शनल स्टडी में कहते हैं, और अगर आप 2 पॉइंट्स के ऊपर स्टडी लें तो आपके पास जो है वो लॉन्गिट्यूडनल स्टडी आ जाता है। अच्छा जी, दोबारा क्रॉस सेक्शनल स्टडी होती है और आपके पास लॉन्गिट्यूडनल स्टडी होती है। एक सिंगल पॉइंट पे आपने स्टडी करना है तो आपके पास ये क्रॉस सेक्शनल स्टडी है, यानी आपने एक खाली टाइम पीरियड पे डाटा कलेक्शन की है, ठीक। और जो लॉन्गिट्यूडनल स्टडी होती है वो 2 मल्टीपल टाइम्स पे होती है, मतलब ट्रेनिंग देने से पहले आपने किया और ट्रेनिंग देने के बाद आपने किया, तो उसे हम लॉन्गिट्यूडनल स्टडी कहते हैं। अच्छा, अब रिसर्च डिजाइन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये आपकी रिसर्च आपको क्लियरली बताता है कि आपने किस चीज पे फोकस करना है। आपने एम्प्लॉय पे फोकस करना है, आपने ग्रुप में फोकस करना है, आपने इंडिविजुअल पे फोकस करना है, आपने डाइट्स पे फोकस करना है। फिर आपका फोकस किन चीजों के ऊपर है, ठीक है। आपने इस चीज को जो है वो डिफाइन करने के अंदर आपको ये हेल्प आउट करे, ठीक है। आप जो स्टडी कंडक्ट कर रहे हैं उसके बारे में आपको एक आइडिया बताने के अंदर जो है वो रिसर्च डिजाइन आपको क्या कर रहा है, हेल्प आउट कर रहा है कि आपकी स्टडी जो है उसको कंडक्ट करते हुए आपने जो यूनिट ऑफ एनालिसिस हैं वो कौन से लेने हैं, आपने जो स्टडी है वो कॉज एंड इफेक्ट करनी है, क्रॉस सेक्शनल करनी है, आपने डिस्क्रिप्टिव स्टडी करनी है, किस तरह की स्टडी करनी, ठीक है। आपकी यूनिट ऑफ एनालिसिस कौन होंगे, आपको ये चीज क्लियर करने में रिसर्च डिजाइन क्या करेगा, हेल्प आउट। उसके बाद 4 टाइप्स ऑफ स्केल है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन हम बनाते हैं, लास्ट टाइम किसी ने सवाल किया था क्वेश्चन बनाने के लिए, तो बेटा ये उसके रिलेटेड ही है कि आपके पास 4 तरह के स्केल्स होते हैं बनाने में। एक नॉमिनल स्केल है, एक ऑर्डिनल स्केल है, एक इंटरवल स्केल है और एक आपके पास क्या है, रेशियो स्केल। नॉमिनल स्केल वो है जिसमें आप नॉमिनीज बना दी, मार्केटिंग, मेंटेनेंस, फाइनेंस, प्रोडक्शन, सर्विसेज, सेल्स, पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट बना दिए, ये हमारे पास क्या है, नॉमिनल स्केल, ठीक है। ऑर्डिनल स्केल किसको शो करता है, ऑर्डर को। आपने कहना है रैंक करना है, आप जैसे कहते हैं कि जी लक्स आपके पास सबसे अच्छा आप पसंद है, आपको जो पाल्मोलिव है वो पसंद नहीं है, तो आपने लक्स को नंबर 1 दे दिया, पाल्मोलिव को नंबर 5 दे दिया। इसे हम कहते हैं ऑर्डिनल स्केल। चीजों को ऑर्डर कर देना, उनकी ऑर्डर से बना देना, इसे हम क्या कहते हैं, रैंक कर देना, इसे हम लोग कहते हैं क्या, ऑर्डिनल स्केल। फिर है इंटरवल स्केल, जिसमें हम इंटरवल डिफाइन कर देते हैं, स्ट्रांगली या एग्री से स्ट्रांगली। नॉमिनल स्केल जिसमें आप चीजों को क्या कर देते हैं, नॉमिनी, मार्केटिंग, फाइनेंस, प्रोडक्शन, सर्विसेज, ये डिपार्टमेंट के नाम बना दिए, इसे हम क्या कहेंगे, नॉमिनल स्केल। उसके बाद आपके पास दूसरा है क्या, ऑर्डिनल स्केल। आपने ऑर्डर बना दिया, ठीक है।
आपने कहा ये मुझे पसंद है, उसको सबसे ज्यादा नंबर दे दिए, जो पसंद नहीं है उसको सबसे कम दे दिए। फिर उसके बाद आपके पास इंटरवल स्केल है, जो स्ट्रांगली एग्री से कहाँ तक आ जाता है, स्ट्रांगली डिसएग्री। ठीक है, इसे हम कहते हैं क्या, इंटरवल स्केल, जो गैप को डिफाइन करता है। और जो रेशियो स्केल होता है वो आपके पास बेसिकली एक सेंट्रल पॉइंट जो है, वो आर्बिट्ररी ओरिजिनल पॉइंट, जो इंटरवल स्केल का एक प्रॉब्लम है, उसको खत्म करने के लिए आपको ये एक मिनिमल मेजरमेंट दे देता है कि 12.5, 12.35 रेशियोज के अंदर चीजों को हम क्या कर लेते हैं, मेजर कर लेते हैं। अब ये डायग्राम भी बनी हुई है, इसमें डायग्राम में भी बताया हुआ है इसने नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल और आपके पास कौन से हैं, इंटरवल्स के। ठीक है, उसके बाद आपके पास इंस्ट्रूमेंट की आप लोग रिलायबिलिटी को भी देखते हैं और आप उसकी वैलिडिटी को भी देखते हैं। मैंने कल भी ये बात बताई थी कि जब भी इंस्ट्रूमेंट आपने डिजाइन करना है तो आपने कोशिश करना है कि वो रिलायबल भी हो और वो क्या हो, वैलिड भी हो। ठीक है, रिलायबल क्या है कि आपके उसमें बायसनेस ना रिलाई करे, आप जो चीज मेजर करना चाहते हैं उसको आप मेजर करें इंस्ट्रूमेंट को, और उसके अंदर इंटरनल कंसिस्टेंसी लाई करे और वो स्टेबल हो, इसे आप क्या कहेंगे, जो है वो रिलायबल स्केल। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, रिलायबिलिटी की, जिसके अंदर हम लोगों ने विदाउट बायसनेस जो है वो चीजों को हम क्या कर रहे होते हैं, मेजर कर रहे होते हैं।